महाराष्ट्र के एक ऐसे नेता जिनके बयान राजनीतिक और सामाजिक बवाल खड़े करते हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे इस वक्त हमारे साथ हैं। नीतीश जी, इंडिया टीवी को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विपक्ष आप पे आरोप लगाता है कि आपके जो बयान हैं वो समाज में द्वेष पैदा करते हैं, समाज उससे विभाजित होता है, मुंबई और महाराष्ट्र में माहौल खराब होता है। देखिए, अगर हमारे हिंदू राष्ट्र में जहाँ 90% लोग हिंदू रहते हैं, वहाँ अगर हिंदुओं के बाजू में बात करना, राष्ट्रभक्ति के बाजू में बात करना, अगर ये कोई गुनाह है, ये कोई क्राइम है, तो फिर लोगों को मेरे विषय समझ में नहीं आते, ऐसा मैं कहूँगा। क्योंकि मैं कभी भी पोलराइजेशन की राजनीति करता नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ, जो गंगा जमुना की तहजीब की बात करते हैं, जो सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, जो कानून आप एक धर्म को लगाते हैं, वही कानून आप हमारे हिंदू धर्म को भी लगाइए। आखिर सबको अगर समान अधिकार मिलना चाहिए, तो फिर ईद और मुहर्रम के वक्त कोई भी पथराव होता नहीं, कोई भी किसी तरीके की परेशानी होती नहीं। मगर हिंदुओं का अगर रामनवमी हो या हनुमान जयंती हो या किसी भी तरीके की अगर उधर कोई ये निकलता होगा, ये अपना मिरवणूक निकलती होगी, तो वहीं तभी पथराव और चप्पल मारने का क्यों होना चाहिए? सबको समान होना चाहिए। यहाँ अगर शांति तरीके से अगर आपके ईद और त्यौहार हम मनाने देते हैं, मनाते हैं आप लोग, तो हिंदुओं को भी उतना अधिकार है। उतना ही कहता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ कहता नहीं हूँ। लेकिन इन सब पे क्या कहेंगे जब आप बयान देते हैं कि गोल टोपी वाले ने मुझे वोट नहीं दिया, मैं उनके लिए काम नहीं करूँगा, हिंदुओं को धर्म पूछकर सामान खरीदना चाहिए, और साथ ही जो मुस्लिम राजनेता हैं जो आपके साथ विधानसभा में जाते हैं उनके लिए भी आप कई आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल करते हैं। पहली बात तो मैं बोलूँगा कि राष्ट्रभक्त मुसलमानों के खिलाफ हम लोग नहीं। जो इस देश को अपना देश मानते हैं, जो इस तिरंगा को अपना तिरंगा मानते हैं, जो हमारे साथ वंदे मातरम बोलते हैं, वो राष्ट्रभक्त मुसलमान को मेरे किसी भी स्टेटमेंट से कोई भी परहेज नहीं है। मगर जिनको हमारे देश में जिहाद करना है, जिनको हमारे देश को इस्लाम राष्ट्र बनाना है, उनको नीतीश राणे के हर एक स्टेटमेंट पे आपत्ति होनी ही चाहिए। उसमें कुछ गलत नहीं है। और मैं जिस चुनावी क्षेत्र से आता हूँ, मुझे मालूम है मुझे मतदान कौन करता है। मैं जब भी कैंपेन के लिए जब भी कोई मोहल्लों में जाता ही नहीं हूँ, तो भी मेरे क्षेत्र का हिंदू समाज मेरे पीछे अगर खड़े होता होगा, तो फिर मैं छाती ठोक पद्धति से कहूँगा ही। और मैं हमेशा ये कहता हूँ, आप अगर सभी धर्मों को एक समान रखते हो, तो सारा का सारा अन्याय ये हिंदू धर्म की तरफ करने की अगर आप जुर्रत करते हो, तो आपको नीतीश राणे की बात कड़वी लगेगी। नहीं, विधानसभा में जो लोग आपके साथ बैठते हैं, जो मुस्लिम वर्ग हैं, उनके लिए काफी आपत्तिजनक। देखिए, आप बताइए, जब भी अब्बू आदमी खड़े रह के ऐसा बोलेंगे कि मैं वंदे मातरम बोलूँगा नहीं, जब भी लव जिहाद का समर्थन करेंगे, तभी उनके खिलाफ बोलना नहीं चाहिए। हमारे भारत में रह के, हमारे हिंदू राष्ट्र में रह के अगर आपको वंदे मातरम ही बोलना नहीं है, तो फिर आपको पाकिस्तान नहीं भेजेंगे, कराची नहीं भेजेंगे, तो और कहाँ भेजना चाहिए? आपको अगर यहाँ रह के लव जिहाद का समर्थन करना है, आपको ऐसा बोलना है कि लव जिहाद ही होता नहीं है, तब जाके जबकि हमारे लव जिहाद के नाम पे हमारे लाखों हिंदू बहनों की ज़िंदगी खराब करने की अगर ये लोग हिम्मत करते, तो इसके खिलाफ अगर कोई भी समर्थन की बात करते होंगे, तो उनके विरुद्ध हम बात करेंगे, फिर वो विधानसभा हो या रास्ते पे हो। कहते हैं विपक्ष के लोग ये कि आपको जानबूझ के बीजेपी ने वोट को पोलराइज करने के लिए, समाज को पोलराइज करने के लिए, ध्रुवीकरण के लिए आपको एक तरीके से एजेंडा दे रखा है, और आप तभी इस तरीके का बयानबाजी करते हैं। मेरे को आश्चर्य ऐसा लगता है, जब भी कोई इस्लाम की तरफ से बोलता है, जब भी कोई पोलराइजेशन मुसलमानों की तरफ से करता है, तो भी उसको कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है। मगर जब भी कोई हिंदुओं की तरफ बात करता है, हिंदुओं की हित की बात करता है, हिंदुओं के लिए कोई सुरक्षा के लिए बात करता है, तभी फिर पोलराइजेशन और ये सारे के आरोप क्यों होते हैं? पत्रकारों ने भी दोनों तरफ से समान सवाल पूछने चाहिए। जब भी हमारे मुंबई में उर्दू भवन बनाया जाता है, जब भी हमारे लैंड जिहाद के नाम पे हमारे मुंबई में इलीगल मस्जिदें और मदार खड़े किए जाते हैं, तभी सवाल क्यों नहीं पूछते? मुझे क्या कहना है, आपको अगर कोई आपकी मस्जिद बनानी है ना, तो लीगल तरीके से ज़मीन ले लीजिए, पैसा भरिए
और बना दीजिए, मदरसा और मस्जिद बना दीजिए। मगर जहाँ ग्रीन जोन है, जहाँ प्लेग्राउंड रिजर्वेशन है, जहाँ पुलिस स्टेशन का रिजर्वेशन है, वहीं आपको अगर मदार खड़ी करनी होगी तो फिर तो बवाल मचेगा ही। आइए अब महानगर पालिका चुनाव पे बात करते हैं। 29 जगहों पर पूरे महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव हो रहे हैं। अगर हम मुंबई की बात करें, क्योंकि सबसे प्रेस्टिजियस जो जगह है, जो चुनाव है बीएमसी की है, आप लोगों ने भी पूरा जोर लगा रखा है। ठाकरे बंधु एक साथ आ गए, उससे क्या आप लोगों के स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव हुआ है? क्या आप लोगों को लग रहा है कि अब मराठी मानुस जो है वो पूरी तरीके से उनके साथ जाएगा? इस वजह से आप लोगों ने जो है हिंदुत्व की स्ट्रैटेजी देखिए, ठाकरे बंधु एक साथ लेके आना, एक साथ आना, ठाकरे बंधुओं ने मराठी का मुद्दा उठाना, मतलब ये हिंदू वोट के बीच में बांटने का प्रकार है। मराठी भी इस चीज़ से नफरत करते हैं, क्योंकि जिस मुंबई में हम लोग रहते हैं, मुंबई का डीएनए ही हिंदुत्व का है। 92-93 में जब ये बॉम्ब ब्लास्ट हुए, उसके बाद मुंबई में जो राइट हुए ना, उसके बाद मुंबई के हिंदू समाज ने बहुत सहन किया है। जिहाद क्या होता है खुले खुले आंखों से देखा है। और इसलिए जब इस तरीके की जब बातें होती है, जहाँ ये लोग आके मराठी भाषा के नाम पे सिर्फ हिंदू भाइयों को ही मारते हैं, मगर वही मराठी की शक्ति इनको नल बाजार, बहरामपाड़ा और बाकी एरिया में जाके नहीं करना है, तभी जाके हिंदुओं में बांटने का काम का विषय आता है। जब भी वारिस पठान बोलता है कि हमको बुरखे वाली महिला को ही हमको मुंबई का महापौर बनाना है, तभी इनमें से कोई भी ठाकरे बंधु का कोई भी बात नहीं करता है। मगर दूसरी तरफ जब भी कृपा शंकर सिंह बोलते हैं कि हमको उत्तर भारतीय को महापौर बनाना है, मेयर बनाना है, तभी इनको मिर्ची लगती है। इसलिए ये जो ठाकरे बंधु का साथ में आना, ठाकरे बंधु का मराठी का मुद्दा उठाना, हिंदुओं के मतों में बंटवाने का कार्यक्रम है। मतलब वो कह रहे हैं कि ठाकरे ब्रांड है, इससे बड़ा ब्रांड कोई महाराष्ट्र में है नहीं। उनके नेता कह रहे हैं, संजय राउत रोज। अब देखिए, अगर ठाकरे ब्रांड अगर इतना बड़ा होता तो अभी हाल ही में एक टीस का रिपोर्ट आया है टाटा इंस्टीट्यूट का। ठाकरे ब्रांड ने हमेशा मराठी मानुस की बात की, तो फिर मुंबई में मराठी लोगों का परसेंटेज बढ़ जाना चाहिए, ताकि वो कम हुआ है। और टीस के रिपोर्ट के हिसाब से मुंबई में रहने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की तादाद बढ़ गई है। तो फिर ये ठाकरे ब्रांड का सक्सेस है या फेलियर है, इस बारे में भी सोचना चाहिए। आप लोग लगातार ये कह रहे हैं कि मेयर जो होगा वो हिंदू होगा, मराठी होगा। वो कह रहे हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मेयर जो होगा वो मराठी होगा। ये अंतर क्या है? देखिए, मगर मराठी भी तो हिंदू ही है। हिंदू में मराठी, गुजराती, सिंधी सभी तो आते हैं। और अगर हिंदू सोच का अगर मेयर होगा तो फिर गलत क्या है? वो तो हिंदू कहने से बच रहे हैं, मगर फिर मराठी बोलने वाले लोगों को जब भी बुरखे वाली मुंबई की मेयर बनेगी, तभी उनको मिर्ची क्यों नहीं लगती? तभी उनको आपत्ति क्यों नहीं है? तभी उनको क्यों चुप बैठना पसंद है? आप इसके पीछे का एजेंडा समझ देना चाहिए। जब भी उद्धव ठाकरे के सांसद चुन के आए थे लोकसभा में, तभी उनके हर एक जो सांसद के जो विजयी रैली जो निकली थी, हर विजय रैली में हरा गुलाल उड़ाया गया था, सर तन से जुदा नारे दिए गए थे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दिए गए थे, पाकिस्तान का ध्वज लहराया गया था। वही विषय आज ये लोग मुंबई महापालिका के वक्त भी करना चाहते। इनको हिंदू कोई भी व्यक्ति उधर महापौर बनते हुए नहीं देखना है। मराठी के कंधों पे बंदूक रख के इनको किसी जिहादी को, जिस तरीके से इन्होंने सांसद चुन के लाया, उसके बाद इन्होंने हरा गुलाल उड़ाया, उसी तरीके से मुंबई महापालिका पे भी मराठी का नाम लेके इनको उसी तरीके का कोई जिहादी वहाँ बिठाना है। इसलिए मुंबई में रहने वाला मराठी मानुस भी पहचानता है कि वो भी हिंदू है, और इन सब का षड्यंत्र वो सक्सेस होने देंगे नहीं। जय श्री राम के नारे आप लोगों की रैलियों में गूंजते हैं, बीजेपी की रैलियों में गूंजते हैं, महायुति की रैलियों में गूंजते हैं। संजय राउत कह रहे हैं कि यहाँ जय श्री राम नहीं चलेगा, यहाँ सिर्फ जय महाराष्ट्र चलेगा। आप देखिए, यही तो आपको षड्यंत्र पहचानना चाहिए ना। हमारे हिंदू राष्ट्र में जय श्री राम नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है? मुंबई का मेयर ये हिंदू होगा, मराठी होगा और महायुति का ही होगा।
हम स्पष्ट है ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं कि जय महाराष्ट्र नहीं बोलना चाहिए। जय महाराष्ट्र बोलना चाहिए। जय महाराष्ट्र हर एक हिंदू बोलता है जो महाराष्ट्र में रहता है, हर मराठी बोलता है, हर उत्तर भारतीय बोलता है, हर गुजराती बोलता है, हर सिंधी बोलता है, हर कोई इधर जय महाराष्ट्र बोलता है, मगर वो पहले हिंदू है। तो ये विचार आप सोच, ये इन लोग का जो पीछे का जो षड्यंत्र है ना, ये हम लोगों ने पहचानना चाहिए। मुख्यमंत्री का आप जिक्र कर रहे थे, मुख्यमंत्री के जो भाषण हुए हैं मुंबई में बीएमसी चुनाव को लेकर, उसमें से बड़ा हिस्सा जो है वो उन्होंने क्या किया है या मुंबई में क्या होने वाला है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, या मुंबई करों को किस तरीके से सहूलियत हो रही है या होने वाली है, उसको लेकर एक बड़ा हिस्सा वो अपने चुनावी भाषणों में रख रहे हैं। इन सब के बावजूद में भी ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आप लोगों को उद्धव जी को मामू कहना पड़ रहा है, या फिर मराठी नहीं है मुल्तानी चाहिए, इस तरीके के मुद्दे उठाने पड़ रहे हैं? अगर काम किया है तो हम ये मुद्दे क्यों उठा रहे हैं? आप लोग ये मुद्दे क्यों उठा? मुंबई में अगर विकास हो रहा है, जो हमारे देवेंद्र जी के माध्यम से मेट्रो हो, कोस्टल रोड हो, सब कुछ बन रहा है, मगर वो मेट्रो, वो कोस्टल रोड, वाटर मीटर, गटर का जो प्रश्न हम किसके लिए छुड़ा रहे हैं? हमारे और आपके जैसे मुंबई करों के लिए लेके आ रहे हैं, उनके लिए छुड़ा रहे, ना कि वो जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान जो इलीगल तरीके से हमारे मुंबई में रहते हैं, एक एक घर में 30-30, 40-40 जन रहते हैं, और हमारे हक का पानी, हमारे हक का मीटर, हमारे हक का विकास वो लोग हमारे से छीन के उनके पास जो जा रहा है ना, उसके ऊपर हमको आक्षेप है। मगर जो विकास होगा वो हमारे मुंबई के लिए होना चाहिए, ना कि वो इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो मुंबई में रहते। इसलिए विकास के साथ सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए आप लोग उद्धव जी को मामू कहेंगे, उनको बोलेंगे? क्योंकि वो जो लोग हमारे पार्टी में, उनके पार्टी में ले रहे हैं ना, आप उनका बैकग्राउंड देखिए। 93-92 बॉम्ब ब्लास्ट जैसे, 26/11 जैसे सारे के सारे घटनाएं मुंबई ने देखी है। और ये जो मामू है, ये जो मुल्तानी है, और भी बहुत सारे लोग जो अलग अलग एंटी नेशनल एक्टिविटी में है ना, वो आज उद्धव जी के करीब है। कल वो गलती से अगर चुन के आ गए तो सोचिए मुंबई में हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं क्या? ये आदित्य जी और उद्धव जी से आपका कुछ पर्सनल है क्या? क्योंकि कई आपके बयान इस तरीके से आते हैं, आप कई बार उनकी मिमिक्री करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कुछ पर्सनल तो शायद कुछ नहीं है, मगर इतना ही है, वो एक्शन टू रिएक्शन होता है। आप अगर हमारे ऊपर बिलो द बेल्ट अगर क्रिटिसाइज करेंगे, हम उसको इंटरेस्ट के साथ वापस देंगे। जी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही थी, उसमें कोस्टल रोड जो है वो मुंबई के लिए गेम चेंजर है। साउथ बॉम्बे से बांद्रा जिस तरीके से आज कनेक्ट हुआ है और लोग सफ़र कर पा रहे हैं, उसको क्रेडिट लेकर भी हमने देखा कि यूबीटी की तरफ से, शिवसेना यूबीटी की तरफ से कई पोस्टर लगाए गए, उनके नेता बयान भी दे रहे हैं कि हमारा प्रोजेक्ट था, हमने शुरू किया था। आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं नहीं हमने ये किया है, मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, आपके नेता भी कह रहे हैं, आप लोग दूसरे नेता क्या है, जो विकास हमने किया है उसके बारे में हम ही कहेंगे। 14 से 19 तक जब भी हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी थे, तभी ये सारे प्रोजेक्ट शुरू उनके सिग्नेचर से ही हुए हैं। उद्धव जी को जितना क्रेडिट लेना है वो क्रेडिट ले सकते हैं, मगर उनको इसी चीज़ का भी क्रेडिट लेना चाहिए कि मुंबई में जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या की तादाद बढ़ी है, मुंबई में जिस मुंबई महापालिका के माध्यम से जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो कोरोना के वक्त जो मुंबई महाराष्ट्र का नाम जो खराब हुआ है ना, वो भी क्रेडिट उद्धव जी को ही लेना चाहिए। उसका भी बैनर लगाना चाहिए कि होय हे आम्ही केलं, भ्रष्टाचार आम्ही केला, मुंबई में बांग्लादेश बढ़ा के हम लोग ने दिखाया, हाँ हम लोग ने किया, उस चीज़ का भी क्रेडिट उद्धव जी लेंगे ना, तो लोगों को समाधान वक्त होगा। बांग्लादेशी रोहिंग्या का जिक्र कर रहे हैं आप, आज उसको लेके आपके मुंबई के प्रेसिडेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, लेकिन विपक्ष यही कह रहा है कि 2014 से केंद्र में आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में भी 2014 से करीब आप ही की सरकार रही है, फिर बांग्लादेशी और रोहिंग्या यहाँ कैसे घुस आ रहे हैं? उनको रोकने के लिए कुछ कदम बहुत सारी कोशिशें हो रही है, मगर हम इतना ही कह रहे हैं कि उनको लेके आने वाले लोग कौन है, उनको भी एक्सपोज करना चाहिए। हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार, हमारे देवेंद्र जी की सरकार के माध्यम से ये जो इलीगल तरीके से घुसपैठिया जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो घुस रहे हैं ना, उनको रोकने के लिए हमारा ATS हो, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट हो, सब तरीके से ताकत है लगा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने वापस डिपोर्ट भी कर दिया है, मगर इनके पीछे जो असली ताकतें हैं उनको एक्सपोज करना भी हमारा काम है। वो क्यों, कौन लेके आ रहा है इधर, किसके वोट जिहाद के लिए इधर वो लोग आ रहे हैं? आप सांसद चुनाव के वक्त, लोकसभा चुनाव के वक्त आप खुद देखिए, आप सीनियर जर्नलिस्ट है,
आप देखिए किस तरीके से वोट जिहाद किया गया। और वोट जिहाद करने वाले ये कोई लोकल रेजिडेंट नहीं थे, लोकल वोटर नहीं थे, इसी तरीके से इलीगल तरीके से लाए हुए ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान जो इलीगल तरीके से मुंबई में रहते हैं ना, उनको वोटिंग कार्ड दिया गया है और उनके माध्यम से वोट किया गया है, उनके माध्यम से वोट जिहाद किया गया है। इसीलिए के लिए तो SIR जैसी कुछ इसे प्रोसीजर आज उत्तर प्रदेश में हो रही है, कल महाराष्ट्र में भी होगा, क्योंकि इसी प्रोसीजर के माध्यम से जिनका हक है वोट करने का वही वोट करेगा। ये जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या है जो हमारे देश के ही नहीं है, कल अगर हमारे सांसद चुनने लग गए, वो अगर हमारे विधायक चुनने लग गए, वो हमारे पार्षद अगर चुनने लग गए ना, तो फिर हमारा देश, हमारा राज्य और हमारी मुंबई कितनी असुरक्षित होगी, इसका सोच भी नहीं सकते आप। SIR यहाँ भी करेंगे? करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से वोट जिहाद हमारे यहाँ हुआ है उसके लिए SIR इधर जरूर करना पड़ेगा। और ठाकरे बंधु पे आते हैं, राज ठाकरे के आने से कितना फर्क पड़ेगा? बहुत सालों से उनके नेता MNS के नेता हों या UBT के नेता हों, वो कह रहे थे कि दोनों भाई साथ में आ जाएं। अब दोनों भाई साथ में आ गए। उद्धव ठाकरे की बात हमने कर ली, राज ठाकरे के आने से इन चुनाव में आप लोगों की रणनीति पे कितना फर्क पड़ रहा है? अब हम डेमोक्रेसी में रहते, लोकशाही में रहते। 12 महीने पहले ही चुनाव हुए, दोनों ने विधानसभा चुनाव लड़े, एक को मिला 20, दूसरे को मिला 0। तो महाराष्ट्र की जनता ने, इसी महाराष्ट्र की जनता ने, इसी मुंबई की जनता ने विधानसभा चुनाव में दोनों को अपनी अपनी ताकत दिखा दी है। राज साहब के पार्टी को, राज ठाकरे जी के पार्टी को 0 विधायक मिले इतने चुनने के बाद, इतने खड़ा रहने के बाद भी। तो अभी फिर उनसे डरने की क्या जरूरत है? हमको हाईएस्ट मेजॉरिटी दी है, सबसे बड़ी मेजॉरिटी महाराष्ट्र के इतिहास में किसी भी कोएलिशन गवर्नमेंट को, किसी भी सिंगल पार्टी को हमको 132 MLA दिए भारतीय जनता पार्टी को। तो इतने सारे समर्थन, भारी समर्थन मिलने के बाद हमको जिसको 20 विधायक है, जिसके पास 0 विधायक है, उसके बारे में हम चिंता क्यों करें? उन दोनों के साथ आने से आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? हमसे ज़्यादा मुंबईकरों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये मुंबईकरों ने दिखा दिया है। क्योंकि आप मुंबई में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के चुनावी विधायक की संख्या देखिए और इनके विधायक की चुने हुए संख्या देखिए, इसलिए तो मैं टेक्निकली आपको बता रहा हूँ। जी, वारिस पठान पे आते हैं। वारिस पठान लगातार इन चुनावों में ऐसे बयान देते रहे जिसके बाद आप लोगों ने भी उसका उत्तर दिया है। पहले उन्होंने कहा बुर्के वाली को मेयर बनाया जा सकता है, फिर कलमा पढ़ने वाली को मेयर बनाया जा सकता है। अब आप जो आई लव महादेव कहते हैं, तो उसके ऊपर उनका कहना है कि आई लव महादेव वाला अगर मेयर बन सकता है तो आई लव मोहम्मद वाला मेयर क्यों नहीं बन सकता है? देखिए, वारिस पठान जैसे जो हरे साहब जो इस तरीके की जो भाषा करते हैं, उनकी जो MIM पार्टी है वो कुछ PFI और ISI से कुछ अलग पार्टी नहीं है। जिस पार्टी के नेता 15 मिनट के लिए आप पुलिस हटा दो, उस तरीके की धमकियाँ अगर हिंदू समाज को देते रहेंगे ना, तो वो पार्टी चुनाव में चुन के आने के बाद या चुनाव किसके लिए लड़ाती है वो खुला है। और यही तो मैं पहले से कहना चाहता हूँ कि ये चुनाव में मुंबईकरों ने सोचना चाहिए कि आपको आई लव महादेव वालों के बाजू में रहना है या आई लव मोहम्मद लोगों के हाथ में आपको सत्ता देनी है। यही तो चुनने के लिए 15 जनवरी महत्वपूर्ण है। वही तो हमको चुनना है कि हम किसके बाजू में हैं। क्योंकि ये जिस तरीके से हमको आज धमकाया जा रहा है कि बुरखे वाले को हम लोग मेयर बना देंगे, हम कलमा पढ़ने वाले को मेयर, ये क्या उनके अब्बा का पाकिस्तान है क्या? ये क्या कराची है या इस्लामाबाद है क्या? ये हमारा हिंदू राष्ट्र है। जिस हिंदू राष्ट्र में 90% लोग अगर हिंदू रहते हैं तो इधर आई लव महादेव वाला ही महापौर और मेयर बैठने वाला है। इधर भगवत गीता पढ़ने वाले ही बैठने वाले हैं, हनुमान चालीसा बोलने वाले ही कुर्सी पे बैठने वाले, कोई कलमा पढ़ने वाले इधर आजू बाजू भी नहीं गिरेंगे। उनको लेके जाइए पाकिस्तान और इस्लामाबाद में। इसलिए वारिस पठान जैसे लोगों को ना सपना जो कुछ पढ़ रहा है ना, उनको 15 तारीख को पूरी तरीके से जवाब मिलेगा, ताकि 16 तारीख को वो फ्लाइट में बैठ के अपने पाकिस्तान और इस्लामाबाद में चले जाए, कोई रोकेगा नहीं उनको। वो कहते हैं कि नीतीश राणा को क्या दिक्कत है अगर मुसलमान मेयर बनता है तो? मुसलमान राष्ट्रपति बन सकता है, मुसलमान गवर्नर बन सकता है, विधायक बन सकता है, बांग्लादेश में जो हो रहा है ना, बन सकता है। बांग्लादेश में जिहादियों के हाथ में सत्ता जाने के बाद
हिंदुओं का क्या हालत होती है ना, वो बांग्लादेश ने दिखा दिया है। इसलिए हम लोग को कलमा पढ़ने वाले और बुर्का पहनने वाले इधर मेयर नहीं चाहिए। तो मुंबई में महायुति का मेयर बनने वाला है। हिंदू बनेगा, मराठी बनेगा और महायुति का ही बनेगा। कितनी सीटें जीतेंगे आप लोग? अभी सीटों के वो आंकड़ों के खेल में मैं जाना नहीं चाहता, मगर मैजिक फिगर के जिस तरीके से हम लोग ने विधानसभा में लैंडस्लाइड विक्ट्री लिया था, उसी तरीके से मुंबई के चुनाव में भी हम लैंडस्लाइड विक्ट्री लेके जय श्री राम के नारे देके हम मुंबई महापालिका में हमारा मेयर बिठाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी को समय देने के लिए नितेश जी। तो नितेश राणे थे जो खुलकर सभी मुद्दों पर बात कर रहे थे, और जीत का भरोसा है इन्हें कि 15 तारीख को जनता जो है वो महायुति के लिए ही वोट करेगी, और 16 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो वो इनके पक्ष में आएंगे।